नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड सीएम धामी आज पंजाब के दौरे पर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने और दर्शन का कार्यक्रम। मीडिया से भी होंगे रूबरू। देहरादून में 4 जून को लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारी को लेकर बैठक। एडीजी एपी अंशुमान ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा। सुरक्षा व्यवस्था करने के दिए सख्त निर्देश। श्रीनगर गढ़वाल में गुलदारों के आतंक प्रभावित इलाके में कार्रवाई। वन विभाग के पिंजरे में हुए कैद। मेडिकल जांच से पता लगेगा नरभक्षी है या नहीं। बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में उमड़ रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री। लाखों भक्तों ने किए दर्शन पूजा। श्रद्धालुओं ने लगाए जय बद्री विशाल के जयकारे। यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों को मिलेगी हेली सेवाएं। कॉर्बेट पार्क के पर्यटन जोन में दिखा बाघों का रोमांचक नजारा। वाटर फॉल्स में नहाते देख आनंदित हुए पर्यटक। जंगल सफारी की बढ़ी लोकप्रियता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंजाब के अमृतसर के दौरे पर हैं। इस दौरान श्री हरमंदिर साहिब और श्री दुर्गियाना मंदिर में माथा टेकने दर्शन करने के साथ सीएम धामी पत्रकार वार्ता भी करेंगे। और देहरादून से हमारे वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु बरमोला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, आज धामी के पंजाब जाने का कार्यक्रम है। पूरा दिन भर का क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? निश्चित रूप से प्रभात, आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो पंजाब दौरे पर हैं और आज वो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो स्वर्ण मंदिर के जाकर वहां पर दर्शन करेंगे और इसके बाद जो अमृतसर स्थित दुर्गियाना मंदिर है वहां पर भी दर्शन करेंगे और तकरीबन जो है 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अमृतसर में एक प्रेस वार्ता को भी आयोजित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक पूरे लोकसभा चुनाव जो हुए हैं अब तक 70 से अधिक जो है जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ कई रैलियों को भी उन्होंने प्रतिभाग किया है। वहीं अगर मंगलवार की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अमृतसर में जो पंजाब राज्य में प्रवासी उत्तराखंड है उनके साथ संवाद किया और पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। वहीं आज की बात कर ली जाए तो आज का भी ये दौरा अहम रहने वाला है क्योंकि आज वो एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे और इस प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पिछले 3-4 दिनों से पंजाब के दौरे पर हैं तो वो कुछ ना कुछ फीडबैक के बारे में वहां पर जरूर प्रेस वार्ता कर जानकारी देंगे। जी प्रभात। हिमांशु, 7वें और अंतिम चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होना है और उसके लिए जो चुनाव प्रचार का शोर है कल शाम को 5 बजे थम जाएगा। तो क्या उससे पहले आज उनका किसी लोकसभा सीट पर किसी प्रत्याशी के प्रचार के लिए कोई रैली या सभा करने का भी कोई कार्यक्रम है इसके अलावा? नहीं प्रभात, आपको बता दूं कि क्योंकि जो मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें सिर्फ अगर दिन भर की बात कर ली जाए तो स्वर्ण मंदिर के दर्शन की उसमें बात कही गई है। इसके साथ ही जो दुर्गियाना मंदिर अमृतसर में उसकी बात की गई है और प्रेस वार्ता की बात की गई है। हो सकता है कि आज के दिन अगर मुख्यमंत्री अगर रैली नहीं है तो वो उत्तराखंड वापस आके कुछ सचिवालय में समीक्षा बैठक करें क्योंकि आज जनसभा के लिए उनका कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। हालांकि उत्तराखंड के लिहाज से वो जब भी रैली कर रहे थे तो बीच में 1-2
2 दिन के बीच जो है अपनी सभाओं को रद्द करके उत्तराखंड आ रहे थे, और जो उत्तराखंड में वनाग्नि जैसी घटनाओं की बात कर ली जाए या फिर चार धाम यात्रा है तो उनकी समीक्षा बैठक लगातार कर रहे थे। हालांकि अभी तक जो उनका कार्यक्रम जारी किया गया है वो 11:30 बजे तक का ही जारी किया गया है, जिसमें वो 11:30 बजे जो है अमृतसर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज पंजाब के ही उनके 2 कार्यक्रम हैं। इसके अलावा चुनावी सभा किसी तरह की कोई आज उनकी नहीं है, लेकिन प्रेस वार्ता को ज़रूर वो संबोधित करेंगे और वहाँ पर स्थानीय जो नेता हैं उनसे मुलाकात इस दौरान वो कर सकते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए परिक्षेत्रीय और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोष्ठी आयोजित की गई। अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जनपद प्रभारियों को मतगणना स्थल का खुद भ्रमण किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर समय से करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग और फायर टेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मतगणना समाप्ति के बाद विजय जुलूस का रूट निर्धारित करते हुए उचित पुलिस बल सुरक्षा के लिए नियुक्ति करने की बात कही गई है। मसूरी वन प्रभाग कार्यालय में मसूरी के आसपास के लैंडस्लाइड और डिग्रेडेड एरिया के उपचार के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली ने निर्देश जारी किए हैं। इस कड़ी में शासन, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, भूगर्भ नगरपालिका परिषद मसूरी ने बैठक की। इसमें मसूरी के नगरपालिका और आसपास के क्षेत्र के डिग्रेडेड एरिया में उपचार के लिए एरिया चिन्हित करके कार्य योजना पर विचार किया गया। टीम ने मसराना, कभलानी, बाटागाड़, जबरखेत सिविल अस्पताल के निचले वाले इलाके, टिहरी बस स्टैंड का निरीक्षण किया। वहीं टीम के सदस्यों ने भू धसाव क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। हाल पेपर में आया था और लोगों ने भी देखा था कि कोहिनूर बिल्डिंग के सामने मसूरी में कुछ भू धसाव हो रहा है, जिसके संबंध में ये खबर आई थी कि जो सिमट में के आधार पे मसूरी में भी ये स्थिति न पैदा हो जाए। इसका एनजीटी ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई संबंधित विभागों की एक बैठक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें देहरादून से एडीएम साहब उपस्थित थे, एसडीएम मसूरी उपस्थित थे और कई विभाग थे, उसके भू वैज्ञानिक के थे, खनन विभाग के थे, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका मसूरी, तो सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे बैठक आयोजित हुई और उसमें देखा गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कहाँ भू कटाव हो रहा, कहाँ भू क्षरण हो रहा। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस चेकिंग के दौरान रात में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पर संदेह होने पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया और इसी बीच बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और गन्ने के खेत में छिप गया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश को इलाज के लिए सिविल अस्पताल रुड़की लाया गया। यहां एसपी देहात स्वपन किशोर सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। हल्द्वानी में पटवारी ने जमीन पर रकबा शेष न होने की रिपोर्ट पेश की, लेकिन फिर भी जमीन का रकबा बाकी निकल गया और इस मामले ने पिछले कुछ दिनों से तूल पकड़ रखा है, लेकिन अधिकारी केवल जांच करने की बात ही कहते नजर आ रहे हैं। ये विवाद देवल चौड़ बंदोबस्त से जुड़ी एक भूमि का है। आलोक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने ब्रिज मोहन कोहली से जमीन खरीदी थी, वहीं कोहली द्वारा ही किसी और को भी जमीन बेची गई, जिसमें पटवारी के जांच के बाद कोई भी रकबा शेष नहीं पाया गया। तो ऐसे हालात में कोहली द्वारा चंदर बिष्ट नामक एक शख्स को जो जमीन बेची गई, अब चंदर उनकी जमीन को अपना बता रहा है और जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है। आलोक ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर चंदर अपना हक जता रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी है और इस पूरे मामले में तहसील प्रशासन की मिलीभगत है। इधर तहसीलदार सचिन कुमार का कहना है कि ऐसे किसी मामले की शिकायत उनके पास नहीं आई है। जो ब्रिज मोहन कोहली से हमने ज़मीन खरीदी थी, तो उसके बाद जो इन्होंने रेखा बिष्ट को जो ज़मीन बेची है, उसमें तहसील और उसके वहाँ के बड़े अधिकारियों की मिली भगत से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनके, क्योंकि जब ये इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उसके बाद यहाँ पे मौका मुआयना हुआ था और पटवारी जो उस समय तत्काल पटवारी थे दीपक टमटा जी,
उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर कोई भी रकबा शेष नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या कैसे किया जाता है कि उनका दाखा भी चढ़ जाता है। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि किसी ज़मीन की 2 बार दाखिल खारिज हुई है या 2 बार रजिस्ट्री हुई है। अभी तक किसी की शिकायत का कोई पत्र यहाँ पर इस स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है, वैसे हम अपने स्तर से भी अब इसको जांच कर रहे हैं। इसके बाद तो जैसे भी जो भी निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पीड़ित का साफ तौर पर ये कहना है कि तहसीलदार की मिली भगत से सारा काम हुआ है। किस तरह देखते हैं इसको, क्योंकि लगातार विभागीय अधिकारी को लगातार इसमें टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये कथन मिथ्या होगा या उनका अपना मनगढ़ंत कथन होगा। अगर तहसीलदार का कोई ऑर्डर हुआ है जो उनके खिलाफ है तो वो उसकी अपील कर सकते हैं, और अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनको कोई साक्ष्य या कुछ देना चाहिए। कुछ भूमाफिया और हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग मेरी ग्राम सभा देवल चौड़ में कई दिनों से एक हमारे लोगों की ज़मीन का कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ज़मीन मालिक द्वारा अग्रवाल जी द्वारा मेरे को जनप्रतिनिधि होने के द्वारा बुलाया गया। मैं उसमें गया, उनके बनाए हुए कमरे में कब्जा करना और उनका मीटर उखाड़ना और उनको दादागिरी करना। एक समाज के नाते मैं अपने गांव में हर जगह जाता हूं। इससे पहले भी मैं गोरा पड़ाव में गया था अपनी जिला पंचायत के क्षेत्र में। लोग सच्चाई के लिए मेरे को कहीं पे कुछ भी हो, अगर लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। और कुछ भूमाफिया हिस्ट्री सीटर जो यहाँ से बाहर की जेलों में, नेपाल की जेलों में 2-2 साल बंद रहकर और दूसरों की ज़मीन को कब्जा, सरकार कुछ अधिकारियों मिली भगत द्वारा 18 मीटर की रजिस्ट्री को दूसरी रजिस्ट्री 200 मीटर दर्शाकर उसमें ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही। इस बार भू बैकुंठ नगरी बद्रीधाम धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब तक लाखों तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। सभी तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के सिंह द्वार पर लंबी लाइन में खड़े देखे जा रहे हैं। लगातार जय बद्री विशाल के जयकारे लग रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम में कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा और जबरदस्त तीर्थयात्री भगवान नारायण हरि के दर्शन के लिए यहां पर आएंगे। सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर जल्द ही यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि सितंबर के महीने से यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए यमुनोत्री धाम से 1 किलोमीटर दूर हेलीपैड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस हेलीपैड के बनने से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में काफ़ी सहूलियत होगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और चारों धाम में दर्शन करते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए तो ऑलरेडी हमारी हवाई सेवा है। विशेषकर केदारनाथ के लिए शटल सर्विस तो है ही हमारी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। जो हमारा प्रयास है कि सितंबर से हम यमुनोत्री के लिए भी इस तरह की शटल सर्विस शुरू कर दे। इसलिए हमारे टूरिज्म विभाग से ही, बिकॉज यमुनोत्री का रोपवे का काम भी शुरू हो गया है, तो वहाँ पे मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी में मेडिकल इवैक्यूएशन के दृष्टिकोण से भी एक हेलीपैड बनाया जा रहा है और सितंबर तक ये सेवाएं हम शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। पिथौरागढ़ आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी रीना जोशी के निर्देशों की पालना की जा रही है। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में आदि कैलाश तीर्थ पर्यटन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया। इसमें इनर लाइन परमिट बनाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार वरनमाल ने बताया कि आदि कैलाश के दर्शन पर जाने वाले यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधा के लिए पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय कक्ष संख्या 28 और 29 में इनर लाइन परमिट आवेदन की सुविधा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ये सुविधा पहले धारचूला में की जा रही थी, अब यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने से ये सुविधा जिला चिकित्सालय में भी कर दी गई है। इससे आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले यात्रियों का इनर लाइन परमिट, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आसानी से बन सकेगा। तो करेंगे अगली खबर का। पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ का यात्रा मार्ग इन दिनों श्रद्धालुओं के साथ ही हिमालयी फूलों से भी गुलजार हो गया है।
यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहाँ भगवान रुद्रनाथ के एकानन रूप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहीं यात्रा मार्ग के नैसर्गिक सौंदर्य को देख अभिभूत हैं। चमोली जिले में समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा पंच केदारों में से सबसे कठिन है, लेकिन यहाँ करीब 18 किलोमीटर की पैदल दूरी की दुश्वारियों पर शिव भक्तों की श्रद्धा इन दिनों भारी पड़ रही है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अनुसार इन दिनों रोजाना यहाँ 300 तीर्थयात्री भगवान रुद्रनाथ के दर्शनों को पहुंच रहे हैं, जिससे इन दिनों रुद्रनाथ पैदल मार्ग श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार हो गया है। इसके साथ ही इन दिनों यात्रा मार्ग पर उच्च हिमालयी क्षेत्र में खिलने वाले सफेद बुरांश के फूलों के साथ अन्य हिमालयी फूल खिलने लगे हैं, जिससे यात्रा मार्ग का नैसर्गिक सौंदर्य श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। कॉर्बेट पार्क से लगे फाटो पर्यटन जोन में इन दिनों देश विदेश के पर्यटक फाटो पर्यटन जोन में सफारी के दौरान बाघों को नहाता देख रोमांचित हो रहे हैं। इससे रामनगर तराई पश्चिम के फाटो पर्यटन जोन की देश विदेश में बड़ी लोकप्रियता है। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगते रामनगर तराई पश्चिम के फाटो पर्यटन जोन में इन दिनों लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसका कारण है यहाँ पर लगातार पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान जंगल के राजा बंगाल टाइगर के दर्शन हो रहे हैं। कभी बंगाल टाइगर जंगलों में सैर करता हुआ तो कभी टाइगर इस तपतपाती गर्मी से बचने के लिए तराई पश्चिम के द्वारा बनाए गए वाटर होल्स में नहाता हुआ पर्यटकों को दिखाई दे रहा है। इससे पर्यटकों का सफर सफारी के दौरान और रोमांचित हो रहा है। पर्यटकों का सपना टाइगरों को देखने का पूरा हो रहा है, जिससे पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, जो तराई पश्चिम वन प्रभाग है उसमें एक फाटो टूरिज्म जोन जो खोला गया था पिछले कुछ वर्षों से। हालांकि वहाँ पर काफ़ी अधिक गतिविधि रहती है वन्यजीवों की, क्योंकि वो कॉर्बेट से सटा हुआ इलाका है और जितनी भी बफर पॉपुलेशन है वो उस तरफ मूव करती है। लेकिन गर्मियों का समय है और वहाँ पर पानी के जो वाटर होल बनाए गए हैं, कृत्रिम वाटर होल, उनमें काफ़ी गतिविधि देखी जा रही है। और ख़ासतौर से अभी वर्तमान में एक बाघ है, नर बाघ, और उसके अलावा एक बाघिन है, उसके साथ एक बच्चा है जो वहाँ पर देखे जा रहे हैं। और जो भी पर्यटक वहाँ जा रहे हैं वो बाघ के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। इस वजह से जो आने वाले कॉर्बेट से जिनको नहीं मिल पाती सफारी, वो फाटो का रुख कर रहे हैं और निराश भी नहीं हो रहे। 2 साल हुए हैं फाटो टूरिज्म जोन को अपने शुरुआत हुए और तब से लेकर के अब तक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। जो इतना तेजी से इस जोन की लोकप्रियता बढ़ी है, टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं पर्यटक या मेहमान हैं, वो सबसे पहले आप फाटो इको टूरिज्म के लिए कहते हैं कि हमको वहाँ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो लोग जो है उसको फाटो के नाम से जानते हैं कि पहले अगर कहीं हमको साइटिंग होनी है या हमको हाथी, टाइगर या अन्य जीव जंतु देखने हैं तो सबसे पहले जो सबसे आसानी से जहाँ दिख सकते हैं वो फाटो ही है। गुलदारों के आतंक से प्रभावित क्षेत्र से 2 गुलदारों के पिंजरे में कैद होने के बाद वन विभाग द्वारा गुलदारों को नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच की गई। इससे पता चलेगा कि वे गुलदार आदमखोर हैं या नहीं। वन विभाग द्वारा श्रीनगर के बाघ प्रभावित क्षेत्रों में 11 पिंजरे लगाए गए हैं, साथ ही 20 कैमरा ट्रैप भी लगे हैं। 2 ट्रैंकुलाइजर दल क्षेत्र में सक्रिय हैं जो गुलदार को देखते ही ट्रैंकुलाइज करेंगे। वन विभाग के अनुसार ये तात्कालिक समाधान के काम हैं। श्रीनगर के क्षेत्र में गुलदारों का लगातार उपस्थिति होने की खबरें हो रही थी और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो गई थी जो कि दोनों मानव और गुलदार के लिए एक दुविधा की बात बन रही थी। इसमें गुलदार को वहां से पकड़ के हटा देना तो एक तात्कालिक उपाय होता है, लेकिन जैसे ही किसी क्षेत्र से गुलदार को हटाते वहां पर वो टेरिटरी में दूसरा आ जाता है। तो सिर्फ एक सतही तौर पर निराकरण ना करके एक जो भी समस्या है उसका एक गहराई से विश्लेषण करने के बाद उसके जो कारक हैं उन कारकों को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उन कारकों के निराकरण के लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इन सब का विश्लेषण किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने वहाँ के जो एरिया थे जहाँ पर ये घटनाएं हुई थी उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर तक के एरिया में कुछ सर्वेज भी किए हैं। अभी आने वाले समय में हम लोग कुछ और भी वहाँ लाइन सर्वे इत्यादि करके वहाँ पे वन्य जीवों की उपस्थिति और इन सब का एक आकलन करेंगे। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में कितने गुलदारों का आवागमन होता है उन सब का भी हम एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह में जो श्रीनगर में प्रभावित क्षेत्र है, गुलदार प्रभावित क्षेत्र, वहां से हम लोगों ने जो है 2 गुलदार ट्रैप किए हैं, पिंजरे में कैद हुए हैं। श्रीनगर में लगातार घटनाएं हो रही है जिसका एक साइंटिफिक एक वैज्ञानिक आकलन हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसमें ये पता चल सके कि इनकी जो लेपर्ड्स की डाइटरी हैबिट्स हैं, भोजन की जो प्रकार है क्या ये बदल गए हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इनका जो ब्लड सैंपल है हम लोग लेंगे
और बाकी भी जो सैंपल्स टिश्यू सैंपल्स है वो लेने हैं, वो हम लोग लेंगे। इससे हम लोगों को एग्जैक्ट आकलन कर पाएंगे कि ये इतने मानवीय हैबिटेशन के पास क्यों आ रहे हैं, क्या इनकी जो भोजन का तरीका है वाइल्ड से ज्यादा ये शहरों की तरफ पालतू जानवर खा रहे हैं या फिर अन्य भी कोई चीजें हैं, वो हम लोग आकलन कर पाएंगे। इसलिए जो है एक साइंटिफिक स्टडी, आज हमारे साथ वेटरनरियंस भी है, हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी है और पूरी टीम लगी हुई। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चौपाल सामुदायिक विकास समिति के तत्वावधान में पिथौरागढ़ के बेरीनाग स्थित डीडी पंत बाल विज्ञान खोजशाला में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित विभिन्न नई तकनीकों पर चर्चा हुई। खोजशाला के संचालक कमलेश जोशी ने छात्र छात्राओं को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक विज्ञान की पहुंच और नए कीर्तिमानों के बारे में विस्तार से बताया। मां नैना देवी मंदिर के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर नैना देवी मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य राजीव लोचन शाह ने बताया कि 7 जून ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को सुबह 8 बजे प्रांगण से स्थानीय महिलाओं के द्वारा कुमाऊनी वस्त्र में कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही देवी पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और रोजाना 3 बजे से 6 बजे तक कथा प्रवचन और शाम 6 बजे आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से ज्यादा संख्या में आने का आग्रह किया ताकि आयोजन को सफल किया जा सके। श्री मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस जो है 15 जून को मनाया जा रहा है, क्योंकि यह हिंदू तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ शुद्धि नवमी को मनाया जाता है। इस साल ज्येष्ठ शुद्धि नवमी 15 जून को है और ये इस बार दुर्लभ संयोग है कि कैंची मंदिर का भी जो समारोह होता है वो भी इस बार 15 जून को है। तो ये पिछले जब से मंदिर बना, अब इसको 100 साल पहले मंदिर के हुए, उसके बाद ये एक ट्रस्ट में परिवर्तित हुआ वर्ष 1984 में और ये वर्ष 2024 है, तो 40 साल इस ट्रस्ट को बने हुए भी हो गए हैं और लगातार स्थापना दिवस को हम इसी रूप में मनाते हैं। नैनीताल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों की 40 छात्राओं को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी गई। इस श्रृंखला में स्थानीय बोट हाउस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान 18 छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि के चेक संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 11 अन्य बालिकाओं की माताओं को कार्यक्रम बेटी शिक्षित माता वंदित के अंतर्गत उपहार देकर सम्मानित किया गया। देखिए, आज के 2 कार्यक्रम हुए हैं मुख्यतः। एक तो बेटी शिक्षित माता वंदित, इसमें हम लोगों ने माताओं का भी सम्मान किया, जिन माताओं ने अपनी बिटिया को शिक्षा के प्रति जागरूक कराया और विद्यालय में भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट 3110 से कुछ किट्स उनके लिए मुहैया कराई गई थी, जिनको कि हमने 11 विद्यालयों के, इस क्षेत्र के 11 विद्यालयों से ये छात्राएँ आई थी अपनी माताओं के साथ, उनको हमने ये किट्स बाँटी। और दूसरा हमारा मुख्य कार्यक्रम जो है, जो इस वर्ष का हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसके अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि 40 छात्राओं को रोटरी क्लब नैनीताल ने इस वर्ष वजीफा प्रदान। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।